हेलो गाइस। होप सभी लोग बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। बस अब कुछ घंटे ही बचे हैं M2 के पेपर के लिए। और कैसा है, अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का जो सबसे पहला पेपर रहता है आप लोगों का, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। स्वाभाविक है कि जब आप लोग एकदम पहली बार पेपर सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि कोई डिस्टर्ब हो जाए पेपर लिखते टाइम पे, या आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, डर लगता है इनिशियली। तो प्लीज़ ऐसा कोई टेंशन लेना मत। अपन ने बैच में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर एकदम प्रॉपरली प्लान था। आप लोगों का मैंने ईच एंड एवरी लेसन, जैसे कि मैट्रिक्स से लेके तो अपन ने लास्ट लेसन, अगर लास्ट टॉपिक DUS पढ़ा तो वहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है सब लोगों का। तो आप लोगों को डरने की कोई नीड नहीं है। अपन ने बेसिक बैच भी लिया, यानी बेसिक जो है इंटीग्रेशन का वगैरह सब, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज वगैरह सब, वो भी अपन ने बेसिक बैच में वेरी वेल क्लियर किया है और आप लोगों को वो आता भी है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को वो सारी चीज़ें आती है। देन उसके बाद अपन ने एट दी एंड, कल परसों अपन ने रिवीजन बैच भी अपनी ख़त्म कर ली। तो रिवीजन बैच में भी मैंने आप लोगों को फटाफट जितने भी इंपॉर्टेंट वगैरह प्रॉब्लम है सारे के सारे आप लोगों को एक रफली सॉल्व करके दिखाएं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। राइट, फुल पोर्शन पेपर हो जाए या यूनिट वाइज पेपर हो जाए, सब कुछ अपन ने वेल प्रिपेयर किया है। आप लोगों को मैंने IMPs हो गए, मोस्ट IMPs हो गए, सब कुछ एकदम प्रॉपरली दिया हुआ है। तो और आप लोगों को स्टडी स्ट्रैटेजी भी बोला था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दिए वो सबसे पहले करो। वो लिख के देखो सारे के सारे क्वेश्चन। होप आप लोगों ने वो सारी चीज़ें किया होगा। वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने प्रॉपरली सॉल्व करके देखे। कुछ ज़्यादा दिए नहीं है, हर यूनिट के ऊपर हार्डली मैंने एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन दिए सिर्फ। वो 10 से 11 क्वेश्चन ऑन एवरी लेसन आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किए, ऐसा मैं अभी कंसिडर करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैंने बोला था, वो होने के बाद फिर आप लोगों ने अपनी जो क्लास नोट्स है वो पूरा करो। राइट, और उसके बाद लास्ट जो 10 ईयर के पेपर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो देखो सिर्फ। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अब कैसा होता है, हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मोस्ट टाइम पे में के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को कैसा उधर ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आज ये टॉक मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, 1 डे बिफोर दी एग्ज़ाम। अब हर एक के लाइफ में ये आता है, हमारे भी लाइफ में 1 डे बिफोर दी एग्ज़ाम हम अभी भी याद करते हैं वो दिन, लेकिन अब वो दिन वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये जो एक सुनहरा मौका है आप लोगों को पेपर देने का कल का, इसको आजमाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग सब। आज का एक ही दिन है, किसी ने भी टाइम पास नहीं करना है। जो भी जितना भी अपन ने लिया वो सारा का सारा आप लोगों को सब आता है। लगे तो मैं एक क्विक रिवीजन आप लोगों को अभी दे देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। और एट द एंड ऑफ दिस टॉक मैं आप लोगों को पेपर कैसे लिखना, क्या कैसे, वो मैंने रिवीजन बैच में अगर आप लोगों को बोला है, वापस से आप लोगों को एक बार याद दिला दूँ। सबसे पहले देखो मैट्रिक्स लेसन रिवाइज करते हैं। तो मैट्रिक्स लेसन में अपन ने इनिशियली तो 2 बातें याद में रखना मैट्रिक्स रिलेटेड। बिल्कुल भी किसी ने भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं और किसी ने भी सिली मिस्टेक्स करना नहीं। अब मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन ने व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रासेस, फिर उसके बाद देखा था अपन ने माइनर एंड कोफैक्टर, और उसके बाद देखा था फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, एंड नेक्स्ट टॉपिक था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड। तो मोस्ट प्रोबेबली पार्टीशनिंग मेथड का एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंपलसरी आएगा। अब ये क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। बैच में अपन ने एकदम डिटेल में हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े, ताकि आप लोगों को गेट हो गया या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो UPSC MPSC, ये एग्जामिनेशन में भी अपना यहाँ के सारे लेक्चर्स और नोट्स इसका फ़ायदा हो। लेकिन अभी मैं ये जो क्विक रिवीजन दे रहा हूँ ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपन जो अभी मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, ये फटाफट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कल के पेपर के लिए। तो इनिशियली मैट्रिक्स लेसन में देखो, सबसे एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पेपर में रहेगा ना रहेगा। दैट क्वेश्चन इज फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड। अब मैंने आप लोगों को पार्टीशनिंग मेथड का सब बोला है। पार्टीशनिंग मेथड में कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट रहता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना। अगर वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो फिर उसको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको 4 इसमें पार्टीशन करना है इन सच ए वे दैट जो A11 और A22 मैट्रिक्स बनता है वो क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। इनकेस एक आधे प्रॉब्लम में ऐसा हो जाए कि जो A11 है ना उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो अपन क्या करते हैं, नोट लिख के दिया था, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं इन सच ए वे दैट जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ A11 है वो 0 नहीं आएगा। राइट,
फिर वो होने के बाद आप लोगों ने कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में पार्टीशन कर लिया, फिर करने के बाद A11 इन्वर्स भी निकालना पड़ता है बाय यूजुअल एडजॉइंट मेथड, है ना। 2/2 का होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और बाकी एलिमेंट्स का क्या करो, साइन चेंज करो। फिर आप लोगों ने स्टेप 2 फॉलो करना है, जिसमें आप लोगों ने 3 मैट्रिसेस निकालना है, एक x, दूसरा y और तीसरा कौन, z। उसके फॉर्मूले भी आप लोगों को आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वही स्टेप में आप लोगों को z इनवर्स भी निकालना है, और बाद में नेक्स्ट स्टेप थर्ड में आप लोगों को B11, B12, B21 एंड B22 ये 4 मैट्रिसेस निकालना है। और फाइनली आप लोगों को A इनवर्स निकालना है। फिर A इनवर्स इक्वल्स टू B11, B12, B21 एंड B22। अब अगर आप लोगों ने पहले स्टेप के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज किए होंगे, तो आखिरी स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि वो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज किए होंगे तो 2 कॉलम रो इंटरचेंज किए होंगे तो इधर कॉलम वापस करो, और कॉलम इंटरचेंज किए होंगे तो एट द एंड ऑफ दी इधर 2 रो इंटरचेंज कर लो, राइट। तो वो पता है आप लोगों को सभी। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, ये जो अभी मैं टॉक दे रहा हूँ ये ऐसा हवे में समझेगा नहीं, इसलिए होप आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के पास अपनी जो नोट्स है ना वो पहले तो है, और सो दैट कि मैं जैसा जैसा अभी क्विक रिवीजन दे रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग पन्ने पलटा के और लुक कर रहे हो सब फटाफट। नेक्स्ट उसके बाद देखा था अपन ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक भी मैंने बहुत ईजी करके दिया था। पहले क्या करना, पार्टीशनिंग मेथड भी कैलसी पे आंसर निकाल लेना, फिर अब आंसर ही पता है तो अपना प्रॉब्लम गलत ही नहीं होगा, और वो सब मैंने पढ़ाया हुआ आपको। फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आप लोगों ने कैलसी पे कैसे निकालना इसकी भी मैंने ट्रिक्स दी आपको, राइट। तो वो भी आपको पता है ना, रैंक भी आप लोगों का कभी गलत नहीं हो सकता है। नॉर्मली आप लोगों ने रो इकेलॉन फॉर्म मेथड रैंक निकालने के लिए यूज़ करना है, तो जिसमें 1 पोजीशन पे 1 करो, फिर उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या करो, 0 करो, 0 के बाजू का एलिमेंट क्या करो, 1 करो, 1 के नीचे का एलिमेंट क्या करो, 0 करो। इन दिस वे आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना है। और जब आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है ना, जब आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है तो रुक जाओ। तो जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए। फिर उसके बाद अपन ने टॉपिक लिया था जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, राइट, कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक। अब वो कंसिस्टेंसी में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ऐसे 2 पार्ट्स आते हैं, तो आपको नॉन होमोजीनियस वाले प्रॉब्लम आएंगे जो अपन ने लिए क्लास में। तो कंसिस्टेंसी में मैं थ्योरी थोड़ी सी आप लोगों की रिकॉल कर दूं। आप लोगों ने पहले तो जो भी एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि a इंटू एक्स इक्वल्स टू कौन, b। फिर वो होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसका के मैट्रिक्स निकालना है। के मैट्रिक्स इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो भी के मैट्रिक्स है उसके रैंक निकालने के लिए जाना है। और रैंक निकालते टाइम पे आप लोगों ने रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के मैट्रिक्स अगर सेम आता है तो ही वो गिवन सेट्स ऑफ इक्वेशंस क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। और कंसिस्टेंट होंगे तो दिस इज दी सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के सेम नहीं आता है तो वो गिवन सेट्स ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट ही नहीं है तो उसको सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के सेम है तो ही कंसिस्टेंट है और उसको सॉल्यूशन रहेंगे। सॉल्यूशन 2 टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा रहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, अगर रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स है तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इजंट इट। तो ये था अपना कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक। अब इसके अंदर जो मैंने क्लास नोट्स में एक प्रॉब्लम लिया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द गिवन सेट्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पार्टीशनिंग मेथड का मैंने वैसे मोस्ट टाइम पे में डाला है। जो अपन ने क्लास नोट्स में फर्स्ट प्रॉब्लम लिया वो, उसके बाद एक 4x4 वाला, और उसके बाद एक साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला, ये 3 प्रॉब्लम कोई भी छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद रैंक के तो कोई भी आ सकता है तो वो आता है आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी का मैंने स्टार्टिंग के जो 2 प्रॉब्लम लिए, एक यूनिक सॉल्यूशन वाला, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, वो 2, और आखिरी के 3 प्रॉब्लम, ये इतने प्रॉब्लम कोई भी छोड़ेगा नहीं। ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द गिवन सेट्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हेंस सॉल्व इट, वो वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था द शो दैट द गिवन सेट्स ऑफ इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन अनलेस a + c = 2b, वो वाला। और उसके बाद एक क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू द गिवन सेट्स ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो सारे। तो होप आप सभी लोगों ने सभी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए होंगे। फिर इसके बाद अपन ने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया था ना वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला। अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये टॉपिक में इसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंपलसरी आने वाला है।
अब ये टॉपिक को मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखे कि ये इसके प्रॉब्लम गलत करते हैं, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब अपन ने बैचेस में पढ़ा था तो अपन ने क्या किया था, पहले तो 4 केसेस में इसको डिवाइड कर लिया था, या 4 केसेस बोलो या 4 मेथड्स बोलो। फर्स्ट मेथड था मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। तो इसमें कोई टेंशन नहीं था, सीधे सीधे आइगन वैल्यू मिलते थे और सीधे सीधे आइगन वेक्टर मिलते थे। फिर जो सेकंड मेथड था वो था मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक। पहले चेक करो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, जो जिसके भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको निकालना है। अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है तो आइगन वैल्यू निकालो, और अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड होगा तो क्या करो, एक वैल्यू जो नॉन रिपीटेड है उसके लिए पहले आइगन वेक्टर निकाल लो, फिर दूसरे के लिए निकालो। अब दूसरे आइगन वैल्यू के लिए अगर आप लोग आइगन वेक्टर निकालते हो तो क्या होगा वहाँ पे कि हो सकता है कि तीनों भी इक्वेशन सेम आ जाए। अगर तीनों इक्वेशन सेम आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना, कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करो, एक आधी वैल्यू, लेट इट बी x1 x2 या x3, कोई भी एक क्या कर लो, 0 कंसिडर कर लो, और वो हिसाब से फिर दूसरे 2 निकाल लो, तो आपको सेकंड आइगन वेक्टर मिल जाएगा। अब आइगन वैल्यू अगर सेम है तो दूसरी और तीसरी आइगन वैल्यू अगर सेम ही है तो तीसरे आइगन वैल्यू के लिए भी आप लोग को वही इक्वेशन मिलेंगे जो सेकंड आइगन वैल्यू के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी है आइगन वेक्टर की, मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, आइगन वेक्टर कैनॉट बी कंप्लीटली जीरो, और दूसरी थी आइगन वेक्टर कैनॉट बी कंप्लीटली सेम। दो आइगन वेक्टर कभी भी सेम नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या करो, जैसे कि पहले इसमें अगर आप लोगों ने x1 0 लिया होगा तो अभी वही इक्वेशन में क्या करो, x2 0 ले लो या x3 0 ले लो, तो आइगन वेक्टर बदल गया। ये था आपका सेकेंड केस। फिर अपन ने देखा केस थर्ड, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। ये केस में आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें कुछ टेंशन नहीं होने वाला आपको, सीधा सीधा आप लोगों को आइगन वैल्यू मिलेंगे, सीधा सीधा आइगन वेक्टर मिलेंगे। बस रिमेंबर वन थिंग कि जो भी आइगन वेक्टर आप लोगों को आखिरी में मिलते हैं वो क्या करना चाहिए, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स इट। अगर होता है तो अपन ने निकाले हुआ आंसर सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर अपन ने देखा था केस नंबर फोर्थ, दैट इज मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइगन वैल्यू। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आइगन पहले जो मैट्रिक्स हैं उसके आइगन वैल्यूज निकाल लेना है। तो 3 जो आइगन वैल्यूज आ रही फॉर एग्जांपल, तो एक नॉन रिपीटेड है और 2 रिपीटेड है, तो पहले क्या करना है, जो नॉन रिपीटेड है उसके लिए आइगन वेक्टर निकाल लेना, वो सीधा सीधा मिल जाएगा। और दूसरे जो रिपीटेड है ना उसमें भी एक के लिए अगर निकाल लेते तो वो भी सीधा सीधा आ जाएगा, जैसा अपन करते क्रैमर्स रूल से। अब तीसरे के लिए आइगन वेक्टर कैसा निकालना, तो वहाँ पे मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने के कारण आप लोगों ने क्या करना कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए तीसरा आइगन वेक्टर डिफाइन करके उसको सॉल्व करना। आपको पता है, और फिर जो 2 इक्वेशन मिलते हैं उसको क्रैमर्स रूल अप्लाई करके तीसरा आइगन वेक्टर निकाल लेना। ऐसा है टॉपिक है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इसका भी एक प्रॉब्लम पेपर में कंपलसरी आएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक मैट्रिक्स का लिया था अपन ने, जिसका नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये जो कैली हैमिल्टन थ्योरम टॉपिक है, इसके अपन ने 2 वेराइटी के प्रॉब्लम लिए थे। पहला था कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो तो आता ही आपको, उसके बाद वेरीफाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके बाद था फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। और सेकंड वेराइटी ऑफ जो क्वेश्चन है वो लंबे वाले लिए थे, एक्सपांड a⁻8 - 5a⁻7, समझ रहे हैं ना वो वाले क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को मोस्ट टाइम पे में दिए ही ये क्वेश्चन, वो प्लीज़ छोड़ना मत। कैली हैमिल्टन थ्योरम एक वन ऑफ द इजी टॉपिक है, जैसे कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये थोड़ा लेंदी जाता है। पार्टीशनिंग भी अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा तो लेंदी जाता है ना, टाइम नहीं पूरेगा, तो इसलिए कैली हैमिल्टन थ्योरम तो बहुत ही ईजी है, कंसिस्टेंसी वाला भी ईजी है। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम, कंसिस्टेंसी, ये सारे करना, सभी सवाल है, आपको जो आता है वो करो, ऐसा नहीं है कि, बट कैली हैमिल्टन थ्योरम एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स आपको लिखने में कम टाइम में हो जाएगा। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए वो स्पेशली a⁻8 वाला, वो बड़ा वाला a⁻8 - 5 a⁻7 वगैरह वो वाला, फाइंड a⁻8, एक और लिया था, एक a⁻5 वाला लिया था, ये प्लीज़ प्रॉब्लम छोड़ना मत। तो ये सिंपल आपका मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोग का ये सब कुछ हुआ है तो डरने की कोई भी बात नहीं है, एकदम अच्छे से आपका मैट्रिक्स हुआ है। बस वहाँ पे जाके आप लोगों ने यानी कोई भी भलता सलता क्वेश्चन करके या डिस्टर्ब होके ऐसा सॉल्व नहीं करना। तो वो मैं एट द एंड ऑफ द टॉक आप लोगों को बोलूँगा ही। तो चलो मैट्रिक्स हो गया, अभी बात करते हैं फोरियर सीरीज़ की। फोरियर सीरीज़ भी एकदम अच्छे से अपन ने लिया बैच में। फोरियर सीरीज y f(x) इक्वल्स टू y(a0), y डिवाइडेड बाई 2, y प्लस y समेशन के नीचे any, y समेशन n की वैल्यू 1 से लेके तो इन्फिनिटी तक, y(an), y cos nx, y बीच में प्लस, y bn, y sin nx, है ना। ऐसा पढ़ा अपन, एक एक टर्म समझ के लिया। a0 an bn सबके फॉर्मूलीज भी अपन ने प्रूव किए थे।
और फोरियर सीरीज क्यों पढ़ रहे हो, ये भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रिवीजन देना है, तो देखो फोरियर सीरीज में अपन क्या करते हैं, थोड़ा अलग वे से बोलता हूँ। एक क्वेश्चंस रहेंगे, कंक्लूजन्स की बात करते तो पहला मैंने आप लोगों को कंक्लूजन बना के दिए थे, तो कंक्लूजन की एक जो पेज आप लोगों का बन गया वो बार बार पढ़ के जाना, और सुबह जब पेपर को जाओगे तो वो पेज के ऊपर एक नज़र भी घुमाना। पहले कंक्लूजन भी बोल देता हूँ। अपन ने पहले लेक्चर में बनाए थे 4 कंक्लूजन, साइन एन पाई 0, कॉस एन पाई -1 रेस टू द पावर n, साइन 2 पाई इक्वल्स टू कौन 0 एंड कॉस 2 पाई इक्वल्स टू कौन 1। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि 2 फोरियर सीरीज, एक सिंपल वाली फोरियर सीरीज, एक चेंज ऑफ इंटरवल वाली। सिंपल वाली फोरियर सीरीज अपन कब यूज़ करते हैं, अगर लिमिट इन टर्म्स ऑफ पाई या डिग्री दिखते तो सिंपल वाली, एंड लिमिट इन टर्म्स ऑफ पाई या डिग्री नहीं दिखता है तो फिर अपन कौन सी सीरीज यूज़ करेंगे, चेंज ऑफ इंटरवल वाली, राइट। फिर उसके बाद अपन ने 4 प्रॉब्लम लिए थे, तो उसके अंदर और 2 कंक्लूजन आए थे अपने को, दैट इज़ व्हाट, कि अगर फंक्शन इवन है, निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक लिमिट है, तो वहाँ पे bn 0 होगा, और अगर फंक्शन ऑड है, निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक लिमिट है, तो a0 an 0 होगा, निकलेगा कौन bn। तो इससे कैसा प्रॉब्लम ईजी हो जाता है, इफ़ यू आर आइडेंटिफाइंग द गिवन प्रॉब्लम इज अ इवन और ऑड, बट नेसेसरी कंडीशन इज इंटीग्रेटिंग लिमिट मस्ट बी फ्रॉम निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक, लाइकवाइज -1 to 1, -π to π, ऐसा, राइट। फिर उसके बाद अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिया था जो किसी ने भी छोड़ना मत, x sin x इन द इंटरवल 0 to 2 पाए। अब ये लेंदी जाता है प्रॉब्लम, लेकिन इसके अंदर मिलने वाले कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में लगते हैं, तो ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन में आप लोग a0 सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, an सॉल्व करने जाओगे तो मैंने आपको उसके अंदर बहुत सारे कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, कभी भी 1 + n या 1 - n नहीं लिखने का, हर बार n + 1 या n - 1 लिखने का। उसके बाद साइन n + 1 ऑफ 2 पाई एंड साइन n - 1 ऑफ 2 पाई कितना होता है 0, कॉस n + 1 ऑफ 2 पाई एंड कॉस n - 1 ऑफ 2 पाई कितना होता है 1। फिर उसके बाद देखा अपन ने an के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आता है जो अपन फाइंड आउट करते हैं n² - 1। कभी भी an के नीचे अगर n² - 1 आता है तो वहाँ पे आप लोगों को a1 निकालना पड़ेगा। अब तुम्हारी जो फोरियर सीरीज है वो 0 to 2 पाई पूछा है, इसलिए bn भी निकालना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम में bn 0 आता है, बट आप लोग a1 निकाल रहे हो, इसलिए आपको वेदर bn इज 0 b1 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोरियर सीरीज में bn भी लिखा है, क्योंकि a1 cos x प्लस b1 sin x ये कंप्लीट एक फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक बनता है। और आखिरी थिंग, जो आप a1 b1 निकालने के बाद जो आखिरी सीरीज लिखोगे आप लोग फाइनल आंसर, तो समेशन स्टार्ट होगा 2 to ∞। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था अपन ने π - x/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। होप सभी लोगों के सामने अपना बुक होगा, अगर बुक नहीं होगा आपके सामने तो मैं जो बोल रहा हूँ ना ये बातें आपको कुछ भी समझने वाली नहीं है, तो जो नोट्स है होप वो सभी के पास है, मैं नोट्स के हिसाब से सब आपको पटापट समझा के दे रहा हूँ। फिर π - x/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर वाला जो प्रॉब्लम लिया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो, प्लीज छोड़ना मत। उसमें कुछ डिड्यूस दैट वाले आते हैं, डिड्यूस दैट में भी मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि 0 पुट करके देखो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पाई पुट करके देखो, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर -π पुट करो, दोनों को ऐड हो, 0 और पाई के आंसर को, 0 पाई और -π के आंसर को ऐड करो, या 0 और -π के आंसर को ऐड करो, आंसर कोई ना कोई इसमें आ ही जाएगा। तो ये भी डिड्यूस दैट वाले भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईजी हो गया। फिर अपन ने लिए थे कुछ प्रॉब्लम्स चेंज ऑफ इंटरवल वाले। अब चेंज ऑफ इंटरवल के प्रॉब्लम में अगर लिमिट इन टर्म्स ऑफ पाई या डिग्री है तो सिंपल वाली फोरियर सीरीज, लेकिन लिमिट इन टर्म्स ऑफ पाई या डिग्री नहीं है तो तब अपन कौन सी सीरीज यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ इंटरवल। अब चेंज ऑफ इंटरवल में आप लोगों को एल की वैल्यू निकालते आना चाहिए। तो एल की वैल्यू कैसे निकालना, रिवीजन बैचेस में, रेगुलर बैचेस में सब अच्छे से क्लियर किया, वापस एक बार बोल दूँ तो अपन हर बार यूज़ करेंगे 2l = 2। अब 2l = कितना, तो जितने पार्ट्स बनते उतना, जैसे कि आपका इंटरवल 0 to 2 दिया है तो डिस्क्रीट वैल्यू 0 के बाद 1 आता है ना, 1 के बाद 2, तो कितने पार्ट्स हो गए 2, इसलिए 2l = 2, तो l कितना हो गया 1। अगर आपका इंटरवल सपोज -2 to 2 है तो -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 डिस्क्रीट वैल्यू, तो टोटल पार्ट 4 हो रहे, इसलिए 2l = 4, तो l कितना हो गया 2। इन दिस वे आपने l की वैल्यू निकलना है, फिर आगे का तो आपको सॉल्व करते आता ही है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अपन ने प्रॉब्लम लिए थे इवन एंड ऑड फोरियर सीरीज के, तो उसके जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन हैं जो अपन ने लिए, मॉड साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, मॉड एक्स, और एक पहला वाला लिया था वो, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल छोड़ना मत। और फिर उसके बाद लिया अपन ने हाफ रेंज फोरियर सीरीज, जैसे कि -π to π इंटरवल है तो उसका हाफ रेंज क्या हो गया 0 to π, -1 to 1 है तो उसका हाफ रेंज कौन 0 to 1। रिमेंबर बहुत लोग गलती कर रहे हैं चेंज ऑफ इंटरवल के हाफ रेंज के प्रॉब्लम में।
अगर आपका इंटरवल 0 to 1 है, एल की वैल्यू निकालते नहीं आ रही आप लोगों को, अगर ऐसा कोई होगा तो वापस बोल रहा हूँ, अगर हाफ रेंज फोरियर सीरीज है और जो भी आपको दिया है 0 to 1, तो 0 to 1 इज द हाफ रेंज ऑफ -1 to 1. सो वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल, 2l इक्वल्स टू लिखना 2. वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल कंसिडर पूरा सीरीज, यानी पूरा इंटरवल कंसिडर करना, राइट. चलो आ गया. कोई दिक्कत जाती है तो मुझे डेफिनेटली फ़ोन करो, मैं आप लोगों के फ़ोन कॉल के ऊपर भी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर दूंगा, या मैसेज करो. फिर उसके बाद हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ का जो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन लिया था वो mx वाला, mx m इंटू पाई माइनस एक्स लाइकवाइज वो वाला, वो छोड़ना मत. और फिर अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस ये टॉपिक लिया था. ये टॉपिक कोई भी छोड़ेगा नहीं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन है, तो किसी ने भी छोड़ना नहीं है. जितने प्रॉब्लम अपन ने लिए मोर देन सफिशेंट है. एक अपन ने रेडियन वाला लिया था, एक डिग्री वाला लिया था, और एक अपन ने वो करंट, पीरियोडिक करंट एंड टाइम पीरियड वो लिया था, तो वो छोड़ना मत. ये सभी क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ. तो ये था आपका फोरियर सीरीज, दैट्स इट. चलो इसके बाद अपन ने लिया था लेसन जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन. अब डबल इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को 4 स्टेप में तो क्लियर कर दिया था. पहला, एक्स के लिमिट ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई के लिमिट ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अगर x इज अ फंक्शन ऑफ y होगा तो अपन कौन सी स्ट्रिप लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिमिट रहेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का राइट हैंड, तो y के लिमिट कांस्टेंट आएंगे. और अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x होगा तो कौन सी स्ट्रिप लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप. और वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट्स रहेंगे वर्टिकल स्ट्रिप का बॉटम एंड टू वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप एंड. और डेफिनेटली फिर वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो x के लिमिट कांस्टेंट बनेंगे. फिर मैंने आप लोग को ये भी, उसके पहले की स्टेप ये रहेंगी कि सबसे पहले प्लॉट करो किसको, फंक्शन को, कर्व्स को, और बाद में प्लॉट करो किसको, तो कॉन्स्टेंट्स को. एंड लास्टली सबसे पहले इंटीग्रेट करो फंक्शन से, बाद में इंटीग्रेशन करो कैसे, कांस्टेंट लिमिट से. तो इससे आप लोगों के सारे प्रॉब्लम इजी हो गए थे. तो इनिशियली अपन ने जो प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको क्लियर हो गया. कोई प्रॉब्लम में 2-2 स्ट्रिप्स लगती है तो क्यों लगती है वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर करके दिया. और फर्स्ट पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके दिए थे, एक प्रॉब्लम लिया था वो dx/dy/x⁴ वाला जिसका आंसर π/4 आता है, वो क्वेश्चन, एक लाइन और पैराबोला वाला, ये सभी क्वेश्चन छोड़ना मत. जितने मोस्ट टाइम पे में डाले वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ने लिख के देखो, और बाकी के अपने क्लास नोट्स में से देख के जाना. मोर देन सफिशिएंट है, बहुत प्रैक्टिस लिया आप लोगों का. फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक लिया था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. बहुत ही ईजी. अगर आपको गिवन प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे अगर x इज अ फंक्शन ऑफ y होगा, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल, सो वी हैव टू कंसिडर व्हाट, वर्टिकल स्ट्रिप. और अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में y इज अ फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप है, वी हैव टू कंसिडर व्हाट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. दैट्स इट. चलो उसके बाद अपन ने तो उसके भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके दिया आपके बुक्स में या मोस्ट टाइम पे दिए, वो प्लीज़ बहुत अच्छे से करना और बाकी के देख लेना. फिर उसके बाद लिया था अपन ने टॉपिक चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट. अब उल्टा पोलर कोऑर्डिनेट रेडियल स्ट्रिप वाले प्रॉब्लम इजी जाते हैं, तो ये कोई भी छोड़ेगा नहीं. तो रेडियल स्ट्रिप के प्रॉब्लम में आप लोगों ने इनिशियली जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन या गिवन लिमिट्स रहते हैं वो लिख के रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाने का, लेकिन यहाँ पे अभी स्ट्रिप कंसिडर करना है आपको रेडियल. एंड रिमेंबर रेडियल स्ट्रिप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. यहाँ पे जो एक्सट्रीम एंड्स रहते हैं वहाँ से आपको क्या मिलता है, थीटा की वैल्यूज़. अगर एक आधा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस सपोज ए है, बराबर है ना, तो ये टाइम पे थीटा की लिमिट्स अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो 0 to π/2, सेमी सर्कल होगा तो 0 to π, अगर सपोज पूरा का पूरा सर्कल है तो लिमिट्स रहेंगे 0 to 2π. फिर मैंने आप लोगों को ये भी समझा के दिया था, इफ़ द सर्कल इज लाइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो पता है ना, सर्कल के 2 एंड खींचो, फिर वहाँ पे लिमिट बनेंगे -π/2 to π/2. और सर्कल अगर लाइंग अलॉन्ग वाई एक्सिस तो वापस से 2 एंड खींचो, लिमिट रहेंगे -π to π. तो आपको वो सब आता है, क्लियर है. फिर इसके भी जितने भी क्वेश्चन लिए थे ओवरलुक करना. फिर उसके बाद अपन ने एरिया टॉपिक लिया था. अब एरिया टॉपिक कोई भी छोड़ेगा नहीं, इसके एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है जो अपन ने लिए, बस उतने बहुत अच्छे से करके जाना, उसमें से एक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनका पढ़ाई नहीं हुआ या कम हुआ है, या जो भी स्टूडेंट्स होंगे, एरिया टॉपिक डबल इंटीग्रेशन में का कोई भी नहीं छोड़ेगा. लिमिटेड क्वेश्चन है, उसमें से आने वाले क्वेश्चन बहुत बार वही वो रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ 5 ही क्वेश्चन है वो, 5 या 6 क्वेश्चन, उसमें से एक बहुत बार आता है, तो वो टॉपिक छोड़ना मत. तो ये था डबल इंटीग्रेशन. मुझे लगता है आप एएमएस स्टूडेंट्स को कैसा होने वाला है, डबल ट्रिपल जो बाकी लोगों को जैसे कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाएगा लेसन, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जामिनेशन में. तो सारी बातें मैं आखिरी में करता हूँ.
फिर उसके बाद लिया था अपन ने ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में जो पहला टॉपिक था वो था सिंपल वाला, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है सिर्फ। तो वहाँ पे एक बात याद रखना, सबसे पहले अपन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। सपोज z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो पहले z से इंटीग्रेट करो, बाद में थोड़ा सा कम, और सबसे आखिरी में इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, कांस्टेंट लिमिट से। सो इन दिस वे आप लोगों को ट्रिपल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब उसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे एक साथ ई रेस टू वाले, याद है ना, तो वो तीनों भी प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। वो छोड़ के और एक लिया था अपन ने टेट्राहेड्रॉन वाले, तो वो एक जो क्वेश्चन है वो, और वो 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। और मोस्ट टाइम पे मैं 1-2 और डाले हैं मैंने, तो वो भी अच्छे से करना। बाकी अगर इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो वो ईजिली जम जाएगा। फिर अपन ने जो सेकंड पार्ट लिया था ट्रिपल इंटीग्रेशन में, वो किसी ने भी छोड़ना मत। द टॉपिक इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें आप लोगों ने सब्सटीट्यूशन करना है सिर्फ, x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू कौन आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, दैट्स इट। और ये सब्सटीट्यूशन वगैरह करने के बाद और डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू कौन आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, दैट्स इट, राइट। अब लिमिट्स, अगर पूरा कंप्लीट स्फीयर होगा तो लिमिट क्या रहेंगे, स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो कंप्लीट स्फीयर है तो आर के लिमिट 0 टू ए, थीटा के लिमिट 0 टू पाई और फाई के लिमिट 0 टू 2 पाई। हेमी स्फीयर होगा तो उसको आधा करो, जैसे कि आर के लिमिट 0 टू ए, थीटा के 0 टू पाई बाय 2, फाई के लिमिट 0 टू पाई, और पॉजिटिव ऑक्टेंट होगा तो आर के लिमिट 0 टू ए, वो तो सेम ही रहेंगे, थीटा के लिमिट 0 टू पाई बाय 2 और फाई के भी लिमिट 0 टू पाई बाय 2। अगर आपके प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन नहीं है कि कंप्लीट स्फीयर है, कि हेमीस्फीयर है, कि पॉजिटिव ऑक्टेंट है, अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला तो पॉजिटिव ऑक्टेंट से सॉल्व करेंगे, अगर कंप्लीट स्फीयर बोला तो कंप्लीट स्फीयर से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है ऐसा तो ट्राई टू अज्यूम व्हाट, पॉजिटिव ऑक्टेंट वाले लिमिट, इजंट इट, जिससे कैसा होगा कि प्रॉब्लम में रिडक्शन फार्मूला लगेगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन ऐसा मेंशन करना अज्यूमिंग पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर ऐसा। नेक्स्ट उसके बाद लिया था अपन ने वॉल्यूम वाला टॉपिक। तो वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज v इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज r dr d थीटा d फाई, सॉरी डी जेड। उसके बाद वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसमें पहले फॉर्मूला यूज़ करना है आप लोगों ने, तो इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर जो टेट्राहेड्रॉन के प्रॉब्लम लिए थे अपन ने 3-4 ही, और इजी भी है वो, प्लीज़ छोड़ना मत, करके जाना। नेक्स्ट अपन ने नेक्स्ट टॉपिक लिया था मीन एंड आरएमएस वैल्यू वाला। तो मीन एंड आरएमएस वैल्यू के प्रॉब्लम में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कि जो रिवीजन बैच में सॉल्व करके दिए थे, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी किसी ने छोड़ना मत। अब मीन एंड आरएमएस वैल्यू में एक प्रॉब्लम लिया था अपन ने, जैसे कि वो x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t था, याद है ना आप लोगों को, तो वो वाला क्वेश्चन मत छोड़ना। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम था, याद आ गया ना, वो x इक्वल्स टू ए टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस टी वाला, वो साइक्लॉइड वाला, वो छोड़ना मत। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन वाला, उसमें आप लोगों को पावर, मीन वैल्यू ऑफ पावर शो करना पड़ता है I0 स्क्वायर R बाई 2, वो छोड़ना मत। उसके बाद आप लोगों ने जैसे कि एक क्वेश्चन है a cos pt प्लस b साइन क्यू टी, मैंने शायद ये मोस्ट टाइम पे में डाला है, तो वो वाला क्वेश्चन छोड़ना मत, राइट। चलो ठीक है, तो ये आप लोगों का ऐसा ट्रिपल इंटीग्रेशन पूरा ख़त्म हो गया, तो आपको सब आता ही। उसके बाद अपन ने लिया था रिडक्शन फार्मूला टॉपिक। अब रिडक्शन फार्मूला मैंने आप लोगों को इतना इजी करके दिया था कि 3-4 पॉइंट्स में रिडक्शन फार्मूला ख़त्म कर दिया था। जैसे कि पहली स्टेप क्या है, आप लोगों को स्प्लिटिंग आना चाहिए। अगर साइन या कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो ना, अदर देन साइन एंड कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद वो फार्मूला लगता है क्या, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वाला। अगर लगता होगा तो पहले वो लगा लो, नहीं लगता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एन कौन कोसेक स्क्वायर। वो भी नहीं लगता होगा तो फिर लास्ट चॉइस कौन सा बचता है, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट से उसको सॉल्व कर लो, राइट। बाई पार्ट्स लगाने के बाद हो सकता है और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या वो वाला फॉर्मूला लगेगा तो उससे करो। तो इसके एक tan रेस टू n वाला प्रॉब्लम लिया था, वो छोड़ना मत। एक सेक रेस टू वाला प्रॉब्लम लिया था, वो मत छोड़ना। एक साइन रेस टू 2n वाला प्रॉब्लम लिया था, वो मत छोड़ना। और एक मैंने मोस्ट टाइम पे मैं भी डाला हूँगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन रेस टू वाला, वो है एक। और एक कॉस रेस टू एन इंटू कॉस एन एक्स है ये वाला, तो और एक एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स, ये। तो ऐसे जो 5-6 क्वेश्चन हैं ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना।
फिर इसके बाद अपन ने ग्यामा फंक्शन लिया था। अब ग्यामा फंक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन याद रखना है। ग्यामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स। और तीन प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ग्यामा 1 इक्वल्स टू 1, दूसरी प्रॉपर्टी ग्यामा एन प्लस 1 इक्वल्स टू एन ग्यामा एन या तो फिर एन फैक्टोरियल, एंड तीसरी प्रॉपर्टी ग्यामा 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट पाई। बस सब्सटीट्यूशन कैसा करना, क्या करना, बैचेस में बोला आपको, ध्यान में भी है तो आ जाएगा आपको। और फिर इसके बाद अपन ने लिया था बीटा फंक्शन। अब जो बीटा फंक्शन अपन ने लिया था तो सबसे पहले आपको बीटा की डेफिनेशन आना चाहिए। बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स। और फिर उसके कुछ अपन ने प्रॉपर्टीज लिखा था, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी थी बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम। इसके प्रूफ के साथ बीटा के प्रॉपर्टीज के प्रूफ किसी ने भी छोड़ना मत, एक प्रूफ पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा था बीटा एम एन इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन रेस टू कॉस रेस टू इंटू डी थीटा। एक फिर लिया था बीटा एम एन इक्वल्स टू ग्यामा एन अपॉन ग्यामा एम प्लस एन। और फिर चौथा प्रॉपर्टी बनाया था अपन ने दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी यूज़ करके, इजंट इट, कि इंटीग्रल 0 टू π/2 है साइन रेस टू पी थीटा कॉस रेस टू क्यू थीटा इक्वल्स टू ग्यामा पी प्लस 1/2 इंटू ग्यामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ग्यामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, वो वाला है ना। और फिर उसके बाद अपन ने लिया था एक पांचवी प्रॉपर्टी बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी छोड़ना मत, हो सकता है कि ये वाली प्रॉपर्टी पेपर में आ जाए। और उसके बाद अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, तो प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम साइन रेस टू वाला वगैरह था, वो भी छोड़ना मत, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। और फिर उससे रिलेटेड ऐसा एक दो लिए थे मैंने, तो वो भी आप लोगों ने देख के जाना। तो ऐसा आप लोगों का रिडक्शन फार्मूला बीटा और गामा मैंने क्विक रिवीजन आपको दे दिया। फिर इसके बाद अपन ने लिया था टॉपिक जिसका नाम है DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, राइट। अब ये टॉपिक में आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम से इसके एक बार लिंक लग गई तो फटाफट सारे सॉल्व हो जाते हैं। दो केसेस है, एक केस है अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट कांस्टेंट है तो पहली केस, और अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट फंक्शन ऑफ पैरामीटर है तो दूसरी केस, इजंट इट। तो इसके अंदर अपन ने रेगुलर बैच में जो 4th नंबर का प्रॉब्लम लिया था, वो प्रॉब्लम था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आई थिंक ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, वो वाला। तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व छोड़ना मत। एक क्वेश्चन लिया था अपन ने टैन इनवर्स एक्स वाला, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, वो छोड़ना मत। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल a टू a स्क्वायर लॉग ए एक्स वाला, और उसके बाद में लिया था अपन ने टैन इनवर्स वाला, इजंट इट। तो ऐसे ये 4-5 क्वेश्चन कोई भी छोड़ेगा नहीं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, एक दो बार लिख के जाओ, अभी भी टाइम बहुत है आपके पास। तो ऐसा था आपका DUIS। फिर अब दो टॉपिक बचते, दैट इज कर्व ट्रेसिंग एंड रेक्टिफिकेशन। तो ये दो टॉपिक की प्रिपरेशन अपन ने कैसा बोला था मैंने आप लोगों को बैच में, कि जितने भी मोस्ट टाइम पे मैं क्वेश्चन डाले उतने अच्छे से करके जाओ। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, सभी के सभी जो कर्व है ना, जो आए हुए बार बार वो कर्व ध्यान में रखो। अब उसके अंदर आपको डिस्कशन ही करना है कि वो कर्व का सिमेट्री कैसा है। अगर इवन पावर ऑफ x होगा तो दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इवन पावर ऑफ y होगा तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर इवन पावर ऑफ बोथ x एंड y है तो कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। और अगर वो कर्व की इक्वेशन के अंदर अगर मैं x के जगह पे y रखता और y के जगह पे x रखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको अपन बोलेंगे कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू y। फिर आप लोगों ने ओरिजिन चेक करना है कि आपका जो कर्व है वो ओरिजिन में से पास होता कि नहीं। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखूँ और y भी 0 आ रहा है, या y इक्वल्स टू 0 रखूँ x भी 0 आ रहा है, इसका मतलब वो कर्व ओरिजिन में से पास हो रहा है। अगर वो कर्व ओरिजिन में से पास हो रहा होगा तो वो कर्व की इक्वेशन में से जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो 0 के साथ इक्वेट करो, आपको वहाँ से एक इक्वेशन मिलता है जिसको अपन बोलते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। अब आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया तो वो प्लॉट करो, और फिर आपको x की ऐसी कोई तो भी वैल्यू या y की ऐसी कोई तो भी वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग x एंड y आपको अगर इनफाइनाइट मिलते होंगे तो वो हो गया कौन, असिम्प्टोट्स, राइट, जहाँ पे आपका इन्फिनिटी के लिए रीजन जा रहा है। तो इन दिस वे आप लोगों ने कर्व ट्रेसिंग प्लॉट करना है अभी रिलेटेड टू पोलर कर्व्स एंड पैरामेट्रिक कर्व्स। तो उसके जो लिमिटेड ही क्वेश्चन है, स्पेशल एस्ट्रॉइड वाला क्वेश्चन, कॉर्डाइड वाला क्वेश्चन, ये ऐसे घिसे पिटे क्वेश्चन है, बार बार यही आते हैं। तो ये तो ये बराबर पढ़ के जाना। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन टॉपिक, 3 ही तो फॉर्मूले सिर्फ,
एक कार्टेशियन वाला, एक पोलर वाला और एक पैरामेट्रिक वाला। वो फॉर्मूले देख के जाना, इंटीग्रेशन वगैरह सब आपको आता है। तो देखो ये इतना मैंने इतने कम टाइम में आप लोगों को रिवाइज करके दिया फटाफट। मुझे पता है आप सभी लोगों का पूरी पढ़ाई हुई है, लेकिन वो एग्ज़ाम का 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम मैं भी समझ सकता हूँ। तो आप लोगों ने एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। कल जब पेपर हाथ में आएगा तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो ये बोल दूँ यार, जो भी स्केल पेंसिल आपका स्पेशली हॉल टिकट है ना, ये अभी से बैग में डाल के रख दो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि एंड टाइम पे अगर हॉल टिकट वगैरह भूल जाते हो ना, फिर वापस घर पे आना पड़ता है, और वो चक्कर में एक आधा होशियार भी स्टूडेंट फिर पेपर में कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, उसको डिस्टर्ब हो जाता हो। तो प्लीज़ वो स्केल पेंसिल जो जो आपको लगता है और हॉल टिकट स्पेशली वो प्लीज़ अभी बैग में डाल दो। अब देखो जब भी आपके हाथ में पेपर आएगा यूनिवर्सिटी का, तो प्लीज़ कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। वो पेपर देखने के बाद शांति से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने आईएमपी में से अपन ने क्लास में लिए हुए सब आपको दिखने वाले, इजंट इट। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी आया तो भी आप लोगों को सब आता है। रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज आप एएमए के स्टूडेंट हो और मैंने ईच एंड एवरी डॉट टू डॉट सब पेपर में लिया है, मैंने आप लोगों का लिया है क्लास में। तो जो भी क्वेश्चन दिखेंगे वो अपने क्लास नोट्स में से और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी में से आपको दिखेंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले, आप कितने भी होशियार होंगे कोई भी, तो भी ये यूनिवर्सिटी का पेपर, ये कोई 10th स्टैंडर्ड या 11th-12th का पेपर नहीं है। उधर आउट ऑफ आउट मिलते थे, इधर मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। अब क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले 20 या 25 मार्क का पेपर ऐसा सॉल्व करना है जो एकदम परफेक्ट आप लोगों को आता है। वेदर दैट क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन चलेगा, बट आप लोगों ने सबसे पहले क्या करो, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो एकदम प्रॉपर आप लोगों को आता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएंगी पेपर में। यानी आप लोगों ने 20-25 मार्क का अगर पहले घंटे में अगर आप लोगों का हो गया सपोज कंप्लीट लिख के, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भाई अभी इतना लिख ले। अब उसके बाद ऐसी लिंक लग जाती है आप लोगों की कि आप लोगों को जो नहीं भी आना है ना वो भी आने लगते हैं प्रॉब्लम। फिर है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप लोग धीरे धीरे मस्त पूरा ही पेपर अटेम्प्ट कर लोगे और सबका पेपर है ना अच्छा ही जाएगा। अब उल्टा बात थोड़ा सा करके देखते हैं। अगर इनकेस आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, आप लोगों ने सबसे पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, पहला क्वेश्चन अगर परफेक्ट आता है तो डेफिनेटली करो, लेकिन अगर पहले ही क्वेश्चन आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप लोग क्या करते हो, आधा अधूरा सॉल्व करते हो, बीच में ही छोड़ देते हो। और फिर घड़ी में देखना तो कितने बजे, घड़ी में देखोगे तो 9:30 बज गए होंगे। वो टाइम पे आपका आधा घंटा निकल गया और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिया ना वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, 0। आपका आधा घंटा गया, फिर भी 2.5 घंटा ऑलमोस्ट बचा आपके पास। लेकिन वो टाइम पे अपनी दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ती तो आगे का जो आना है ना वो भी नहीं आता। इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एकदम कॉन्फिडेंट होके पेपर में जाना। 20-25 मार्क का पेपर सबसे पहले ऐसा अटेम्प्ट करना जो परफेक्ट आपको आता है वो, इजंट इट, ताकि आपकी लिंक अच्छे से लग जाएंगी। तो यार इतने पूरे सेमिस्टर की जो अपनी मेहनत है, अभी कल है एग्ज़ाम, तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। मुझे तो विश्वास है आप लोगों के ऊपर। बस सर आम्ही पेपरमध्ये गोंधळलो और समथिंग लाइक दैट, ऐसा आप लोगों का होना नहीं चाहिए। इसीलिए मेरा क्विक रिवीजन लेने के पीछे मकसद है, ताकि आपको मैं मोटिवेट कर पाऊँ कि देखो आपका सब हुआ है। जो अभी अभी मैंने ये टॉक दिया ये सब तो आपको आता है, इजंट इट ना। तो कोई डरने की बात नहीं, बहुत अच्छा आ जाएगा आप लोगों का पेपर, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। लास्ट टाइम एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आया था, इस बार भी वो जारी रहेगा। जो अपना कंसिस्टेंट 14 ईयर से चल रहा है वही कंटिन्यू रहेगा। आज का एक दिन है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली मुझे तुरंत फ़ोन करो, मैं आप लोगों के जो डाउट्स है वो भी सॉल्व करूँगा। बस टाइम पे एकदम शांत रहने का और एकदम धीरे धीरे अपना पेपर आगे बढ़ाने का। इनिशियली 20-25 मार्क का एकदम प्रॉपर अटेम्प्ट करो, सो दैट कि आपकी लिंक अच्छे से लग जाएंगी, इजंट इट। तो चलो ठीक है फिर, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डू वेल। एकदम अच्छा पेपर सॉल्व करके आओ। पेपर होने के बाद मुझे एक आधा मैसेज, फ़ोन कॉल या मिलने के लिए आओ, और अपन क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपने कितना लिखा है, पेपर कितना बराबर है, कितना गलत है, या आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ये अपन एनालाइज कर लेंगे। चलो फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।